प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत 1.5 वाष्पीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1.5 वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। 1.5.1 वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14। एक परख नली में 5 मिलीलीटर जल लें और उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। 1.5.2 वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि
जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ा में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अब हम लोग अध्ययन के अनुसार दिए गए प्रश्न का उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? उत्तर, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 2, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? उत्तर, घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं, जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके अर्थात घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके अर्थात घड़े का जल ठंडा रहता है। प्रश्न संख्या 3, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? उत्तर, एसीटोन अथवा पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। प्रश्न संख्या 4, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? उत्तर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? उत्तर, गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे पसीना स्वीट अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के
कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। इसे भी जानें। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अव्यवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमैन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1/100वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। www.chem4kids.com पर लॉग ऑन करके पदार्थ की 4थी और 5वीं अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थी, यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नियमित वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के प्रश्नोत्तर पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके।